हमारे पूरे दिन के काम का 60 टू 70% हिस्सा जाता है किचन में, फिर वो चाहे खाना बनाने में हो या उसकी साफ सफाई करने में। अगर किचन थोड़ा सा भी ज्यादा बिखर जाता है ना, तो हमारे काम का फ्लो ऑटोमेटिकली टूट जाता है। आज मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग के साथ साथ थोड़ी सी डीक्लटरिंग भी करूंगी। अगर आपका भी किचन थोड़ा सा अटेंशन मांग रहा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको भी मोटिवेशन मिल जाए अपने किचन को फिर से फ्रेश, ऑर्गेनाइज्ड और पॉजिटिव बनाने की। बेटर तो यही रहता है कि आप पूरी किचन को रीऑर्गेनाइज्ड या डीप क्लीनिंग करने की प्लानिंग खाली एक दिन में ना करें। किचन को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर आपको सारे जार्स वगैरह भी क्लीन करने हैं तो आपको अलग से एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे बेसिकली करना था थोड़ा सा रीसेट मेरे सारे कैबिनेट्स को, थोड़ी सी डीक्लटिंग करनी थी, जो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं उनको निकालना था और साथ के साथ राशन को भी रिफिल करना था। तो इसी प्रोसेस को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने सारे ही कैबिनेट्स को खाली करना शुरू किया। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ हम सबके पास इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, खासकर हम कंटेंट क्रिएटर्स के पास बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेशंस के लिए भी आती रहती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं डोनेट कर देती हूँ, कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली को दे देती हूँ और जो चीज़ें डिस्कार्ड करने की होती हैं उन्हें डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने अलग से निकाल के रख दी है। डीक्लटरिंग का मेजर पार्ट यही होता है, बेशक चाहे चीज़ें आपके कितनी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बेटर है आप उनको निकाल दें। आपका घर छोटा है या आपकी किचन छोटी है तो उसमें एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को निकालना जो अब आपके काम के अपने पर्पस को पूरा नहीं कर रही हैं। यहाँ पर साथ में मैं सारे मसाले वगैरह भी देख रही हूँ जो एक्सपायर हैं या जो ख़राब हो चुके हैं मौसम की वजह से, साथ साथ उनको भी निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत की है मैंने कैबिनेट्स को बाहर की तरफ से क्लीन करने की, उसके बाद मैं इसकी इनसाइड क्लीनिंग करने वाली हूँ। किचन को क्लीन करने के लिए आप कोई भी सिंपल सा एक क्लीनर ले सकते हैं, चाहे तो DIY क्लीनर भी बना सकते हैं या मार्केट में बहुत सारे माइल्ड इस तरह के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं जिससे काफ़ी आसानी हो जाती है। काफ़ी चिकने गहरे दागों को साफ करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सारे कैबिनेट्स को अंदर से बाहर से एक बार क्लीन करने के बाद अब बारी थी रीऑर्गेनाइज करने की। तो जो चीज़ें मेरे जिस तरह से स्पेस को सेव कर सकती हैं मैंने उसी तरह से ट्राई किया है। बट ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जर्नी है, आपको अलग अलग तरह से डिसाइड करके देखना पड़ता है कि किस तरह से चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रह रही हैं। कभी कभी कोई चीज़ हम पीछे रख देते हैं जो ज़्यादा काम की होती है। तो इस तरह से ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो बदलता रहता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं चीज़ों को इसी तरह से रखूंगी हमेशा। इस कैबिनेट में मोस्टली मेरे सारे ऐसे जार्स रहते हैं जो मेरी मील प्लानिंग में या लंच बॉक्स वगैरह में जो भी फूड के लिए ज़रूरी रहते हैं वो सब मैं यहाँ पर रखती हूँ। जितने भी स्पाइसेस वगैरह हैं, अलग से क्रॉकरी है, वो दूसरे कैबिनेट्स में रखी जाती हैं। जब भी हम किचन को रीसेट करते हैं, स्पेस को अच्छी तरह से यूटिलाइज करते हैं, तो एक बार तो हमें सब चीज़ें बड़ी खुली खुली साफ सुथरी दिखाई देती हैं, लगता है काफ़ी कुछ स्पेस है। लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर से ये रीसेटिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है और चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अपर कैबिनेट्स को अंदर से और बाहर से और रीसेट करने के बाद अब बारी थी काउंटर टॉप को फिर से थोड़ा सा क्लीन करने की। वैसे तो मैं कंटिन्यू ये प्रोसेस है, मैं करती रहती हूँ मेरा काउंटर टॉप क्लीन, बट जब एक बार किचन डीप क्लीन हो रही होती है तो ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे छिपे हुए कोने हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अक्सर रेगुलर बेसिस पर क्लीन नहीं करते हैं, उनको भी क्लीन करें। क्योंकि मेरी किचन में चिमनी नहीं है तो ये कैबिनेट्स के नीचे का हिस्सा काफ़ी गंदा हो जाता है। तो मुझे एक परफेक्ट टाइम रूटीन के बाद इसको क्लीन करना ही पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, तो मैं कोई भी क्लीनर यूज़ कर लेती हूँ। आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, बेशक चाहे कोलिन भी यूज़ करें, वो भी परफेक्टली काम करता है। अंडर कैबिनेट साफ़ करने के बाद थोड़ा सा एक बार टाइल्स को साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से चीज़ें साफ़ होती हैं तो किसी तरह से भी खाने वगैरह के निशान दिखाई नहीं देते हैं। आपने देखा होगा मेरी टाइल्स मोस्टली क्लीन ही रहती हैं।
हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी रेगुलर बेसिस पर क्लीन होता रहता है, बट जो कुछ चीज़ें अगर रखी रहती हैं तो उनके पीछे से, उनके नीचे से सफाई करना ज़रूरी हो जाता है। तो जिस दिन आप किचन क्लीन करने का सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दिन कोई भी ऐसा हिस्सा ना छोड़े जो आपकी नज़रों से बच जाए। तो एक बार सारी चीज़ों को क्लीन ज़रूर कर दें। अंडर कैबिनेट्स को मैंने अंदर से साफ़ नहीं किया है, वो मैं किसी और दिन करूँगी शायद, बट बाहर से जितने भी खाने पीने के छींटे, दाग या आटा वगैरह गिरता रहता है, उन सब चीज़ों को रेगुलर साफ़ करना ज़रूरी होता है। डेली बेसिस पर मैं खाली गीले कपड़े से कर देती हूँ साफ़, लेकिन जिस दिन किचन की सफाई करती हूँ उस दिन किसी परफेक्ट क्लीनर का यूज़ करके ही इनको क्लीन करती हूँ। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, आपकी क्लीनिंग कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बाहर से देखने पर अच्छी लगे बट अंदर से आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पर गंदगी है। क्लीनिंग कभी भी दूसरों के लिए मत कीजिए, जो आपको सुकून दे, जो आपको पता हो कि मेरी किचन में कहाँ पर गंदगी है। अपने हिसाब से अपनी क्लीनिंग कीजिए, वो चीज़ें लंबी भी चलती हैं और आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल भी रहती हैं। काउंटर टॉप अब पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा एक बार चेंजेस करके मैं इसको रीसेट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस बार नहीं रखूँगी, जो मेरी डेली एसेंशियल की चीज़ें हैं वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ। मेरे पास काफ़ी तरह के ऑर्गेनाइज़र हैं तो मैं उनको चेंज करके यूज़ करती रहती हूँ। कुछ को मैं उठा के अलमीरा में रख देती हूँ और जिनकी ज़रूरत होती है उनको मैं लगा लेती हूँ। तो इस बार मैंने काउंटर स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा खाली रखा है ताकि काम करने में आसानी रहे, क्योंकि मेरा जो कुक टॉप है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये है पूरा 360 डिग्री व्यू मेरी किचन का क्लीन होने के बाद। अब आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ मेरे पास किस किस तरह के जार्स हैं, उनकी क्या क्या खासियत है। सबसे पहले ये जो कांच वाले जार हैं, इनका जो ढक्कन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आप ड्रॉर्स वगैरह में रखते हैं, नीचे के कैबिनेट में रखते हैं, तो इस तरह के जार्स काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। कांच में सारी चीज़ें सेफ भी रहती हैं, किसी तरह का भी खाना आप इनके अंदर डाल के रख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं अगर आप इनको मेंटेन कर पाएँ तो। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको डर लगता है कि बच्चे उठा के तोड़ ना दे, तो आप इनको अवॉइड कीजिए। और उसके बाद आ जाते हैं ये प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट जार, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। मैं पिछले 2-3 साल से इनको यूज़ कर रही हूँ। इनका ढक्कन है, अंदर से प्लास्टिक का है, बाहर से स्टील बॉडी का है। तो अगर आप थोड़ा सा रीजनेबल चीज़ें देख रहे हैं, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, तो ये बेस्ट हैं। और साथ ही में ये लेबल भी आपको अमेजोन से मिल जाएंगे आसानी से, मैं इनका लिंक भी दे दूँगी। चाहें तो आप इनको लगा सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसपेरेंट जार्स पर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे देखने में अच्छे लगते हैं तो इसलिए मोस्टली मैं इनको लगा के रखती हूँ। और उसके बाद आ जाते हैं यूनिक से ये टिन के जार। ये टिन मेटल से बने हैं, इनका ढक्कन है पूरा एयर टाइट है, तो आप कोई भी सामान इजीली डाल के इसके अंदर रख सकते हैं। इसके लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी आपको सी थ्रू रहेगा कि अंदर क्या सामान है। अंदर की तरफ से आप देख सकते हैं, बट कोई भी खट्टी चीज़ें वगैरह इसके अंदर नहीं डालनी चाहिए। आप कोई भी ड्राई राशन वगैरह इसके अंदर डाल के रख सकते हैं। जैसे मैंने कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह डाले हुए हैं, या तो मेरे सीड्स वगैरह हैं। आप दालें, मसाले, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं जो केमिकल के साथ या मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती, तो वो चीज़ आप देख के इनको यूज़ कर सकते हैं। बट देखने में ये बहुत सुंदर लगते हैं, अलग अलग तरह के प्रिंट में, कलर्स में आपको मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं सबसे कॉस्टली जार्स पर। देखने में ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, सबका सपना होता है कि मेरी किचन में इस तरह के जार्स हों। ये सच में इनमें सारी चीज़ें रखी हुई अच्छी भी लगती हैं, ये काफ़ी फूड ग्रेड सेफ भी होते हैं। इनकी लिड भी एयर टाइट रहती है, इसके अंदर ये रबड़ दिया गया रहता है, तो कोई भी इस तरह से मॉइस्चर वगैरह जाने का डर नहीं रहता है। आपको अलग अलग तरह के पैटर्न में, साइज़ में ये मिल जाते हैं। मेरे पास अलग अलग तरह के हैं, जैसे फ्लूटेड में भी है, प्लेन में भी है। कोई भी तरह का खाना आप इनके अंदर रखिए, देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और इनका लुक भी बहुत अच्छा आता है आपकी किचन में। फिर चाहे आप इसको काउंटर टॉप पे रखें या अपने कैबिनेट्स में रखें। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये वाले जार सबसे ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, टूटने का डर भी रहता है। बट अगर आपको किचन को थोड़ा सा एक लग्जरी लुक देना है, थोड़ा सा अच्छा लुक देना है, तो आप इस तरह के जार ट्राई कर सकते हैं। और ये वाले जार्स भी मैं पिछले 5-6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने सोचा इनका रिव्यू भी आपको दे दूँ। देखने में ये जार बहुत अच्छे लगते हैं, यूज़फुल भी बहुत है, बट मैंने इनको यूज़ किया था मेरे फ्रीज़र में, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। टूटे नहीं हैं ये, बट इनकी जो लिड है, आई थिंक स्टील की है या मेटल की है, उनके ऊपर हल्का हल्का जंग लगना शुरू हो गया है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत रहता है फ्रीज़र में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी इस तरह के जार आप फ्रीज़र में या फ्रिज में यूज़ ना करें, इनको आप किचन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो और आपको पसंद आया हो। मैं अब आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।